हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा के पेपर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट आखिरकार होती क्या है। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव करेंसीज का ट्रेड किया जाता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती है ना, वो रिसोर्सेज को एलोकेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, क्योंकि इन मार्केट्स की हेल्प से जो गवर्नमेंट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो कैपिटल रेज कर पाती हैं, फंड रेजिंग कर पाते हैं, साथ के साथ वो अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, और अगर किसी के पास सरप्लस में फंड्स हैं तो वो उसको इन्वेस्ट भी कर पाते हैं, जिनके ऊपर उनको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिलता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। क्लियर है? अब बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर आप इसे कंपोनेंट भी जो है वो कह सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का वो है कैपिटल मार्केट। ठीक है। कैपिटल मार्केट यहाँ पर क्या होते हैं? देखो, कैपिटल मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है। ठीक है। जितने भी आप इक्विटी शेयर्स देखते हो, प्रेफरेंस शेयर्स देखते हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स देखते हो, उन सभी को कैपिटल मार्केट के अंदर ही खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। और कैपिटल मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्की भी मानी जाती है। अब बात करते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेड किए जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, तो वो है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर्स। हमारे देश के अंदर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये इंश्योर करता है कि कैपिटल मार्केट के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके की जा रही हैं, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट होती है उसके मेनली 2 टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। देखो, प्राइमरी मार्केट ऐसी कैपिटल मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, यानी कि पहली बार उसका ट्रेड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि अभी अभी बनी है और इसको यहाँ पर फंड्स की जरूरत है। ठीक है। तो इसने अपने 10,000 जो शेयर्स है वो कैपिटल मार्केट में जो है वो इशू कर दिया। अब ये जो शेयर्स है ना, वो पहली बार इशू किए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो शेयर्स है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है वो इशू किए जाएंगे। आप देख भी सकते हो, प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम जो है इशू किया जाता है और इन्वेस्टर इसको परचेज करते हैं। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ट्रेड जो है वो पहली बार किया जाता है, यानी कि सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, तो जो ट्रेड है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर और ओरिजिनल इशूअर के बीच में होता है। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल में देखिए, तो एक्सवाइजेड कंपनी ने 10,000 शेयर जो है वो इशू कर दिए प्राइमरी मार्केट के अंदर, और 100 इन्वेस्टर्स ने इन 10,000 शेयर्स को जो है वो खरीद लिया। अब ये जो ट्रेडिंग हो रही है वो डायरेक्टली जो इशूअर है जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू किया है और जो इन्वेस्टर है उसके बीच में जो है वो हो रहा है। ठीक है। इन्वेस्टर परचेज करेंगे, फंड्स किसके पास आ जाएंगे? एक्सवाइजेड कंपनी के पास जो है वो आ जाएंगे। अगर हम प्राइसेस की बात करें कि जो सिक्योरिटीज है उसका प्राइस क्या रहेगा, किस प्राइस पे इनको ट्रीट किया जाएगा, तो इसको कंपनीज ही खुद फिक्स करती है। यानी कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस, उनकी जो एसेट्स हैं, उनके बिहाफ पर वो अपने शेयर्स के प्राइस जो है वो फिक्स करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज है वो 2 तरीके से इशू की जा सकती है। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर और एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। इन दोनों में ही शेयर्स को पहली बार ही यहाँ पर इशू किया जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर का यूज तब किया जाता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जो है वो इशू करती है कैपिटल मार्केट के अंदर। जैसे ये जो कंपनी है वो पहली बार अपने जो शेयर्स है वो कैपिटल मार्केट में इशू करने जा रही है, इससे पहले अपने शेयर्स को इसने इशू नहीं किया है। तो अगर ये पब्लिक को शेयर्स ऑफर करना चाहती है तो वो यूज करेगी इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कोई कंपनी फिर से
न्यू शेयर्स कैपिटल मार्केट में इशू करना चाहती है तो वो यूज करेगी फर्दर पब्लिक ऑफर। जैसे अगर मान के चले इसको और फंड्स की जरूरत है तो इसने यहाँ पर 10,000 शेयर जो है वो और मार्केट में जो है वो इशू कर दिए। तो इसने ये जो शेयर्स है वो पहली बार इशू किए तो इनका ट्रेड प्राइमरी मार्केट के अंदर ही होगा, पर ये जो कंपनी है वो तरीका जो यूज करेगी वो होगा फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेड है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी ने 10,000 शेयर जो है वो मार्केट में इशू किए और इसको यहां पर 100 इन्वेस्टर्स ने जो है वो बाय कर लिया। ठीक है, तो ये जो ट्रेड हुआ वो प्राइमरी मार्केट के अंदर हुआ। उसके बाद देखो ये जो 100 इन्वेस्टर्स है इन्हें अब फंड्स की जरूरत है, तो इन्होंने 100 और इन्वेस्टर ढूंढे और उनको अपने शेयर जो है वो सेल कर दिए। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है वो हो रही है। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिंग है वो दो इन्वेस्टर्स के बीच में जो है वो हो रही है, यानी कि जो सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं वो भी इन्वेस्टर और जो बाय कर रहे हैं वो भी यहां पर इन्वेस्टर है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जा चुकी है उनका जो है वो ट्रेड किया जाता है। क्लियर है? अब क्योंकि देखो जो ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टर्स के बीच में ही हो रही है तो जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है मार्केट के द्वारा, यानी कि जो मार्केट फोर्सेस है ना, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके बिहाफ पर ही प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है, जिसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड जो है वो किया जाता है। जैसे अगर मान के चले किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो डिमांड है वो ज्यादा है और इसकी जो सप्लाई है वो कम है तो उस केस में उसका प्राइस ज्यादा होगा, और इसका अगर ऑपोजिट होता है, डिमांड मान के चलिए कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पर प्राइस जो है वो कम डिटरमाइन होता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमारे इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट दोनों ही जो है वो आ जाते हैं। क्लियर है आपको यहां तक? कोई डाउट हो तो आप साथ के साथ जो है वो पूछते जाना। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर क्या होता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योर प्लेस होता है जहां पर सिस्टमेटिक वे में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। तो मेनली देखो कैपिटल मार्केट के अंदर जितनी भी यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही जो है वो की जाती है, यानी कि अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं या फिर शेयर्स सेल करने हैं तो वो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है वो वेल स्ट्रक्चर्ड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही बेची और खरीदी जाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करेंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज के हैं। सबसे पहले देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना वो कभी भी खुद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि सिक्योरिटीज को खरीद और बेच नहीं सकता है, बस ये एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, यानी कि ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है, पर खुद ये किसी भी कंपनी के जो बॉन्ड्स है या फिर शेयर्स है उनको नहीं खरीद सकता है। और सिर्फ जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफिस में रिकॉर्डेड होती हैं उन्हीं का ट्रेड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी है, पहले अगर वो शेयर्स इशू करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो पहले उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके जो शेयर्स हैं उनका ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथराइज ब्रोकर्स या फिर मेंबर्स के थ्रू ही जो है वो की जा सकती है, यानी कि आप डायरेक्टली किसी शेयर्स को परचेज या सेल नहीं कर सकते हो, आपको एक ब्रोकर जो है वो जरूरत पड़ेगी। और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो कैपिटल मार्केट को ओवरऑल सेबी रेगुलेट करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज भी कैपिटल मार्केट के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है या फिर सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का वो है आपका यहाँ पर मनी मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है। ठीक है, तो दो तीन बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मनी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका ही जो है वो ट्रेड किया जाता है। ठीक है, यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ट्रेड नहीं किए जा सकते। और साथ के साथ इन डेट इंस्ट्रूमेंट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को बोरो करना चाहते हो तो मनी मार्केट आपके लिए बेस्ट मार्केट जो है वो रहती है। और कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में ये काफी कम रिस्की जो है वो मानी जाती है, क्योंकि एक तो आप पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, साथ के साथ में यहाँ पर जो रिटर्न होती है वो पहले से ही फिक्स होती है, आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है, तो रिस्की ये कम होती है। ओके, अब जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं वो मेनली होते हैं कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल
पेपर्स। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी इनको कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। और हमारे देश के अंदर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट। देखो डेरिवेटिव मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर डेरिवेटिव्स का जो है वो ट्रेड किया जाता है, यानी कि उनको खरीदा और बेचा जाता है। अब ये डेरिवेटिव होते क्या, देखो डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है रिस्क को मैनेज करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, वो कार बनाकर मार्केट में जो है वो सेल करती है। ठीक है, तो ये जो कार बनाती है उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है 5 लाख रुपए, और इसने इसके अंदर 1 लाख रुपए प्रॉफिट ऐड किया और 6 लाख की कार जो है वो बेचता है। ठीक है, अब एक्सवाइजेड कंपनी को डर लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर जो प्राइस हो जाएंगे इस कार के वो कम हो जाएंगे। जैसे अभी तो इसका प्राइस 6 लाख रुपए, तो इसे सही लग रहा है कि ये प्रोडक्शन करेगा, 1 लाख का प्रॉफिट जो है एक कार के ऊपर कमाएगा, पर इसे लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, एक एबीसी कंपनी को ढूंढा और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है 100 कार जो है वो बनाएंगे, ठीक है, और आपको 1 साल के बाद 6 लाख के हिसाब से जो है वो सेल करेंगे और आपको ये कार जो है वो हमसे खरीदनी पड़ेगी। तो एबीसी कंपनी यहाँ पर मान गई और उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यही आपका डेरिवेटिव कहलाता है, क्योंकि देखो इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से एक्सवाइजेड कंपनी ने जो अपना रिस्क था उसको मैनेज कर लिया, डिवर्सिफाई कर दिया। अब चाहे प्राइसेस कम हो ज्यादा हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6 लाख की कार बेचेगा और 1 लाख का प्रॉफिट कमाएगा। अगर फ्यूचर में जाकर 5 लाख प्राइस भी रह जाता है तब भी ये 6 लाख में कार को एबीसी कंपनी को बेचकर 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो कमाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है यही आपके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहलाते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू उस एसेट से ड्राइव की जाती है जिस एसेट के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया था। जैसे कार के लिए, कार हमारी एसेट थी तो इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू डेरिवेटिव की जो है वो रहेगी, यानी कि उससे ही डिटरमाइन जो है वो रहेगी। तो इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मेनली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका ट्रेडिंग जो है वो किया जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। देखो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो कि दो पार्टीज आपस में बैठ के ही खरीद और बेच लेती हैं। एग्जाम्पल से समझा देता हूं। तो मान के चलिए यहाँ पर एबीसी कंपनी थी और यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी थी, ठीक है। तो एबीसी कंपनी और एक्सवाइजेड कंपनी ने साथ में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डेरिवेटिव का जो है वो कर लिया। तो एबीसी कंपनी ने मान के चलिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को परचेज किया और एक्सवाइजेड कंपनी ने डेरिवेटिव प्रोडक्ट को सेल किया, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये दो पार्टीज आपस में बैठ के जो है वो कर रहे हैं और कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपका ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो है वो कहलाता है, यानी कि दो एलिजिबल पार्टीज डायरेक्टली एक दूसरे से मिलकर डेरिवेटिव को खरीदती और बेचती हैं बिना किसी एक्सचेंज में जाए, ठीक है। अब ये जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स होते हैं यहाँ पर जो पैरामीटर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होगा, मैच्योरिटी क्या होगा, वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते, क्योंकि देखो दो पार्टीज है वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का साइज और मैच्योरिटी जो है वो डिसाइड करते हैं, इसीलिए ये स्टैंडर्डाइज नहीं रहते हैं। ओके, तो जितने भी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होते हैं वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड जो है वो किया जाता है। उसके बाद है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो ये ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि बेसिकली एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड किए जाते हैं और एक्सचेंज में क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही ट्रेडिंग की जाती है, तो वहां पर ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो पहले से ही फिक्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज रहते हैं। तो ये था आपका डेरिवेटिव मार्केट। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है, यानी कि करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास रुपीज है और आपको चाहिए डॉलर्स, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर रुपी को सेल करके डॉलर को जो है वो खरीद सकते हो, जिससे आप रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट जो है वो कर लेते हो, ठीक है। अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं बैंक्स, कस्टमर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका अपना अपना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। और जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पूरी लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि उनके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी टाइम किसी भी करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफी ज्यादा डायनामिक मार्केट है और यहाँ पर जो करेंसीज की जो वैल्यू होती है वो हर सेकंड जो है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए ज्यादा रिस्की भी मानी जाती है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो 24 आवर ए डे में काम करती है, यानी कि 24 घंटे काम करती रहती है, जिससे जो ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी किसी भी टाइम जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेन करेंसीज की। ओके, नेक्स्ट हमारी जो मार्केट है वो है इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। अब इंश्योरेंस क्या होती है, देखो इंश्योरेंस की हेल्प से हमारी लाइफ के अंदर जो अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, जो भी यहाँ पर लॉसेस वगैरह है, रिस्क वगैरह है, उनको हम मैनेज जो है वो कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो इंडिविजुअल और बिजनेस और एंटिटीज होती हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है, बिजनेस है, वो एक प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे रेगुलर बेसिस पे, बदले में अगर इनको कोई भी लॉस होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है जितना भी लॉस होगा वो कंपनसेट जो है वो कर देगी। ठीक है, तो वैसे इंश्योरेंस का आपको पता ही है, पूरी की पूरी जो इंश्योरेंस मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है और एक जनरल इंश्योरेंस मार्केट है। प्राइमरी गोल आपको पता लगी गया है कि जो अनसर्टेनिटीज है, लॉसेस है, रिस्क है, उससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना जो आपका पॉलिसी होल्डर है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड मार्केट यहाँ पर लिख लीजिए। पहले म्यूचुअल फंड है क्या, उसका यहाँ पर मतलब समझ लीजिए। देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उन फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक यहाँ पर मान के चलिए 100 इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज और टाइम नहीं है कि ये खुद इन्वेस्टमेंट कर सके। तो एबीसी एंटिटी थी, उसने यहाँ पर देखा और उसने क्या किया, इन 100 इन्वेस्टर से फंड जो है वो इकट्ठा किए, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए फंड आए, और उसको फिर क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, और जो भी रिटर्न आती थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी इन्वेस्टर को। तो ये जो मैकेनिज्म है इसी को हम म्यूचुअल फंड जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो कैसे फंड रेज करती है, तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं या फिर जो ट्रस्ट होती हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है। म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो लॉन्च करते हैं। स्कीम के अंदर जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स जो है वो सेल करती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको बाय करते हैं, और जब वो बाय करते हैं तो फंड जो है वो एबीसी कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो है वो आ जाते हैं। इसीलिए जो हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम यूनिट होल्डर जो है वो कहते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो इक्विटी शेयर्स में, तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो ना, तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यूनिट होल्डर जो है वो बन जाते हो। ठीक है, जो सेबी है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसके लिए पॉलिसीज बनाता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। नॉर्मली म्यूचुअल फंड को रन करने का काम जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो करती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट क्या होती है, कमोडिटी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर जो गुड्स होती है ना उनका ट्रेड किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है या फिर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रेड जो है वो किया जाता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। और नॉर्मली ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू जो है वो किए जाते हैं, इसीलिए ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहते हैं। जैसे आप इक्विटी मार्केट के अंदर शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, ऐसे आप कमोडिटी मार्केट के अंदर कमोडिटीज को बाय और सेल जो है वो कर सकते हो। अगर हम टाइप्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वो मेनली यहाँ पर चार हमारे 3 तरह के हैं। पहला है सपोर्ट ट्रेडिंग। सपोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, तो यहाँ पर देखो ऑन द स्पॉट जो है वो ट्रेडिंग की जाती है, इमीडिएट बेसिस पे डिलीवरी की जाती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, और एक यहाँ पर फार्मर है, ठीक है। तो एबीसी कंपनी क्या करती है, ये जो फार्मर्स है इससे वीट खरीदती है, ठीक है, फिर उससे फ्लोर बनाती है और उसको मार्केट में सेल करती है। ठीक है, तो एबीसी कंपनी ने इस फार्मर से 500 केजी जो है वो वीट खरीदा और इमीडिएट बेसिस पे इसको पेमेंट भी जो है वो कर दी। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है कमोडिटी मार्केट के अंदर इसे हम सपोर्ट ट्रेडिंग जो है वो कहते हैं। एक आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आज कर लेते हो, पर जो ट्रेडिंग एक्चुअली में की जाती है वो एक फ्यूचर डेट के ऊपर, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर जो है वो की जाती है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है, सेम एग्जाम्पल, और यहाँ पर एक फार्मर, ठीक है। तो एबीसी कंपनी बेसिकली फार्मर से वीट खरीदती है और उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करती है। ओके, तो एबीसी कंपनी ने फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
ठीक है, अभी फसल मान के चलिए तैयार नहीं हुई है, अभी सिर्फ 6 महीने बाकी है फसल को तैयार होने के लिए। तो एबीसी कंपनी ने पहले ही फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 6 महीनों के बाद जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो आप मुझे जो है 500 केजी वीड जो है सेल करोगे। क्या करोगे? सेल करोगे। और जो प्राइस है वो पहले से ही यहाँ पर फिक्स जो है वो कर दिया गया है। मान के चलिए 1 केजी का जो प्राइस रखा गया है वीट का वो 10 रुपए है। ठीक है, तो फार्मर ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाता है, जहां पर जो दो पार्टीज होती हैं वो बेसिकली जो फिजिकल एसेट की जो डिलीवरी है वो एक फ्यूचर डेट के ऊपर, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर जो है वो करती है, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो एबीसी कंपनी है वो बेसिकली 6 महीनों के बाद, जो कि एक फ्यूचर डेट है, 10 रुपए के प्राइस पर 500 केजी वीट जो है वो फार्मर से खरीदेगी, ताकि अगर फ्यूचर में जाकर प्राइस कम या ज्यादा हो जाते हैं तो ना तो एबीसी कंपनी को भी नुकसान हो और ना ही यहाँ पर फार्मर को नुकसान हो। तो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि दो पार्टीज आपस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेसिकली एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, और इसके जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज रहते हैं। मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आप लोग दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम एक फ्यूचर डेट के ऊपर, एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस के ऊपर कमोडिटी को खरीदेंगे और बेचेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि इसको एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेनली स्टैंडर्डाइज और रेगुलेटर रहते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर। फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, तो ये कंपैरिजन है, ये फॉरवर्ड और फ्यूचर है। पहले बात करते हैं ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। तो फॉरवर्ड का जो ट्रेडिंग है वो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू नहीं किया जाता, इसलिए ये नो है। और फ्यूचर का जो ट्रेड है वो ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है, इसलिए ये ऐसे। उसके बाद यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो फॉरवर्ड की स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स नहीं रहती हैं, फ्यूचर्स की रहती हैं। यूज ऑफ एसोसिएट क्लियरिंग हाउस टू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कोई भी एसोसिएट क्लियरिंग हाउस को इन्वॉल्व नहीं करते, उसका यूज नहीं करते हो, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जो है वो करते हो। साथ ही साथ रिक्वायर मार्जिन पेमेंट्स एंड डेली सेटलमेंट। तो फॉरवर्ड के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फ्यूचर के अंदर है। क्लोज इजिली। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना काफी मुश्किल होता है, पर जो फ्यूचर होते हैं उनको हम बहुत जल्दी क्लोज जो है वो कर सकते हैं। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको जो एजेंसीज हैं वो रेगुलेट नहीं करती हैं, पर फ्यूचर को करती हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान के चलिए एक फैमिली दूसरी फैमिली को लोन देती है तो उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड के अंदर आ गया। पर जैसे एक बैंक जब किसी इंडिविजुअल को लोन देती है तो वो फ्यूचर के अंदर आ गया और उसको रेगुलेट जो है वो करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बात करते हैं मेजर एक्टर्स इन कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर मेजर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर कौन होता है? स्पेकुलेटर बेसिकली एक ट्रेडर होता है। और वो क्यों कमोडिटी मार्केट के अंदर एंटर करता है? तो वो बेसिकली कमोडिटीज के प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आती है ना, उसका फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक यहाँ पर ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। ठीक है, तो जो बी पर्सन है ना वो मान के चलिए एक फार्मर है और वो वीट उगाता है। तो ए पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर जो वीट के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इस समय मान के चलिए 1 केजी का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, पर इसे लग रहा है कि फ्यूचर में जाकर जो प्राइसेस हो जाएंगे वो 15 केजी हो जाएंगे। तो इसने एक स्कीम बनाई। उसने क्या किया, बी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीनों के बाद मैं आपसे 100 केजी वीट जो है वो खरीदूंगा 10 रुपए के प्राइस के ऊपर। 1 केजी का 10 रुपए मैं आपको पे करूंगा। और इसने सोचा कि मैं 10 रुपए में खरीदूंगा और उस समय जब 15 रुपए हो जाएगा तो मैं 15 रुपए में बेच के 5 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये जो बंदा है ये आपका स्पेकुलेटर कहलाएगा, यानी कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाने वाला। उसके बाद है हेजर। हेजर कौन होता है? जो कि अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर बी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, तो बी को ऐसा लगा कि फ्यूचर में जाकर जो वीट के प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे। जैसे अभी 10 रुपए मिल रहे थे, तो इसने सोचा कि 8 रुपए मिलेंगे, इस ये सोचकर कि फ्यूचर में जो लॉस ना हो, तो उसने ए के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो है ये आपका हेजर कहलाएगा, जो कि रिस्क को हेज करना चाहता था, रिस्क को कम करना चाहता था। एक होता है ब्रोकर। ब्रोकर का काम है इंटरमीडियरी का। मान के चलिए इन दोनों के बीच में एक सी पर्सन था जिन्होंने इन दोनों के बीच में डीलिंग करवाई है। तो ये सी पर्सन आपका क्या कहलाएगा? ये सी पर्सन आपका ब्रोकर जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका यहाँ पर ब्रोकर जो है वो कहलाएगा। क्लियर है?
तो ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके कमोडिटी मार्केट के अंदर। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट कैसे किया जाता है? तो मेनली देखो, जो कमोडिटी मार्केट्स होते हैं पहले उसे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करती थी, पर सितंबर 2015 को जाकर ये जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है ये सेबी के साथ जो है वो मर्ज हो गया, जिसके वजह से 2015 से जो सेबी है वो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को जो है वो रेगुलेट करने लग गया था। अगर हम सेबी के फंक्शंस की बात करें एज अ रेगुलेटर, तो वो क्या है? सबसे पहले जो यहाँ पर एसोसिएशन काम करे कमोडिटी मार्केट के अंदर उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, या फिर जो रिकॉग्निशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है जरूरत पड़ने पर उसे विड्रॉ भी कर लेना। साथ ही साथ फॉरवर्ड मार्केट को ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना और एप्रोप्रिएट एक्शंस लेना, ताकि कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट किया जा सके, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। और कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ट्रेडिंग कंडीशन क्या है, जैसे कि डिमांड कितनी है, कमोडिटी की सप्लाई कितनी है, प्राइसेस कितनी है, इन सभी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसको पब्लिश करना, फिर यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स को रेकमेंड करना। मतलब अगर फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई वीकनेस है, फॉरवर्ड मार्केट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई वीकनेस है, तो इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है उसके बारे में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। और जरूरत पड़ने पर रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड एसोसिएशन की बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना, ताकि देखा जा सके कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम सही तरीके से कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब बात करेंगे रोल ऑफ इमर्जिंग मार्केट, जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स। तो हम यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स बेसिकली यहाँ पर 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। इनिशियली 2001 के अंदर जो जिम ओ'नील थे गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने 2001 में ब्रिक नाम दिया था इमर्जिंग मार्केट्स को। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज ही इन्वॉल्व थी। कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में इंक्लूड जो है वो हुआ था। अब ये ब्रिक्स है क्या, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। वैसे आपको पता तो लग गया है कि ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। और ये साथ में मिलकर इन 5 कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है। पहले सिर्फ 4 कंट्रीज थी जिसको ब्रिक कहा जाता था, बाद में जाकर साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड जो है वो कर लिया गया था। ठीक है। अब ये ब्रिक्स बना कैसे था? तो देखो, ये जो इमर्जिंग मार्केट्स है, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही थी, इंटरनेशनल लेवल पर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। ठीक है। तो उनको ही मर्ज करके ग्रुप जो है वो बनाया गया था। तो ब्रिक्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लार्ज इकोनॉमीज है, जैसे कि इंडिया काफी लार्ज इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स, उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ रही है, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल लेवल के ऊपर, उनके ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके यहाँ पर ब्रिक्स के। तो 2008 के अंदर जो लीडर्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के, वो साथ में मिले और उन्होंने जो ग्लोबल इश्यूज थे उनके ऊपर डिस्कशन किया कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और कैसे हम अपनी कंट्रीज को एक साथ जो है आगे लेकर जा सकते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो समिट हुई थी चाइना के अंदर 2011 के अंदर, तो वहां पर बेसिकली जो ब्रिक्स थे, जो आपका ब्रिक थे, यानी कि जो 4 कंट्रीज के लीडर्स थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी बोला कि आप भी हमारे ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स कंट्रीज थी ना, यानी कि जो 5 कंट्रीज थी, इन 5 कंट्रीज की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको देखते हुए ही इन्होंने आपस में एक ग्रुप जो है वो बनाया था। सबसे पहले देखो, जो रशिया था वो कमोडिटी ड्राइवन इकोनॉमी थी, यानी कि इनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि ऑयल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, नेचुरल गैसेज हो गए। ठीक है। उसके बाद चाइना जो है वो एक्सपोर्ट का पावर हाउस था, यानी कि वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो करता था। ठीक है। जो इंडिया थी वो डोमेस्टिक ड्राइवन इकोनॉमी थी, यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रन की जा रही थी, इन्हें ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड जो है वो नहीं रहना पड़ता था। और ब्राजील जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी, उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था काफी डेवलप्ड था। और जो साउथ अफ्रीका थी वो फास्ट ग्रोइंग रीजन ऑफ अफ्रीका को जो है रिप्रेजेंट करती थी। जो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर उनकी जो जीडीपी थी वो पहले 1990 के अंदर 11% थी, पर उसको 2011 में बढ़ाकर 25% तक जो है वो कर दिया गया था। और माना जाता है कि 2030 तक वो अमेरिका को भी एक साथ मिलकर जीडीपी के मामले में पीछे जो है वो कर देगी। ठीक है। अब अगर मैं कंक्लूड करूं, ब्रिक्स क्या है? 5 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं अपने कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, 5 कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। क्लियर है? अब बात करेंगे 21st सेंचुरी ग्लोबल एजेंडा के अंदर
ब्रिक्स का क्या रोल है। देखो समय के साथ जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, वो उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती गई है, उनकी ग्रोथ काफी तेज हुई है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा है। तो जितनी भी यहाँ पर ग्लोबल पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती थी, उनके अंदर ये जो 5 कंट्रीज थी उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, इनका जो रोल था वो काफी बढ़ गया था, यानी कि ये ग्लोबल पॉलिसीज को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने लग गई थी। रीजन आपको पता है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, वास्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल, डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जो ब्रिक्स कंट्रीज थी जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने एक एक यहाँ पर बात की ब्रिक्स ने कि हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। फिर से बताता हूं, जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उनको एक नीड अराइज हुई, उन्हें लगा कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। ये बेसिकली एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम होता है जहां पर जो पावर होती है वो मल्टीपल नेशंस के पास होती है, ना कि किसी एक कंट्री के पास। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए कि 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये कह रहे थे कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी उसके अंदर जो बाकी के जो नेशंस हैं उनको भी पार्टिसिपेट जो है वो करवाया जाएगा, यानी कि जो पावर है वो सभी नेशंस के पास होनी चाहिए, किसी एक नेशन के पास सारी पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा सिस्टम जो है वो बनाना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कई सारे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस की 21st सेंचुरी के अंदर कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करती थी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि इनके अंदर रिफॉर्म जो है वो लेकर आया जा सके और सिस्टम ऐसा बनाया जा सके कि जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है वो मल्टीपल कंट्रीज के पास हो, मल्टीपल नेशंस के पास हो, ना कि किसी एक नेशन के पास। क्लियर है आपको यहां तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो ब्रिक्स की जो कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज थी, इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बनाया, जिसका काम था पांचों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम करना और उनको जरूरत पड़ने पर फंड्स प्रोवाइड करना। तो जुलाई 2014 के अंदर इस बैंक को बनाया गया था, और ये बेसिकली यहाँ पर जो 5 कंट्रीज थी ना, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो प्रोवाइड करती थी। ठीक है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो की जा सके और पांचों कंट्रीज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। ठीक है, तो जो ब्रिक्स बैंक था ये 100 बिलियन ऑथराइज कैपिटल के साथ जो है वो बिल्ड हुआ था, और इसके लिए एक सेपरेट कंटीजेंसी रिजर्व भी यहाँ पे जो है वो बनाया गया था, जिसकी जो वैल्यू थी वो 100 मिलियन थी। कहने का मतलब क्या है कि अब देखो, इसको अपना काम करने के लिए फंड्स की जरूरत है ना, तो सबसे पहले इसकी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो थी 100 बिलियन, साथ के साथ इसके अलावा एक और कंटीजेंसी रिजर्व बनाया गया था जिसकी वैल्यू भी 100 बिलियन थी। ठीक है, ब्रिक्स बेसिकली वर्ल्ड बैंक के जैसे ही जो फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको फंड जो है वो प्रोवाइड करता था। और ये जो कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है ये बेसिकली आईएमएफ के जैसे जो है वो काम करती थी, यानी कि ऐसी इकोनॉमीज जो कि कैपिटल फ्लाइट या फिर करेंसी क्राइसिस जैसी सिचुएशन को फेस कर रही थी, उनको फंड्स प्रोवाइड करती थी ताकि वो पटरी पर आ सके, यानी कि सही रास्ते पर जो है वो आ सके और वो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के जैसे भी काम करती थी और आईएमएफ के जैसे भी जो है वो काम करती थी, और ये दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है, तो यहां तक आपको जो ब्रिक्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ब्रिक्स 5 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि पांचों कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर जो है वो काम करता है, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनके लिए। ओके, अब बात करेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रोल्स एंड फंक्शंस क्या है। पहले अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक जो है वो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट दोनों में ही जो है वो पार्टिसिपेट करता है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो बैंक मेनली जो है जो बॉन्ड मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट का एक अहम हिस्सा, उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करती है। साथ ही साथ वो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद जो बैंक है वो मनी मार्केट के अंदर एज अ क्लियरिंग हाउस जो है वो काम करती है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी वो डील करती है, जहां पर वो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज और सेल करने का काम करती है। उसके बाद आता है प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होती है, और उनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का। ये जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, फिर उनको अदर बायर्स को रीसेल कर देते हैं और वो उससे जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ये जो प्राइमरी डीलर का जो सिस्टम था वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1995 के अंदर। क्लियर है? तो इनका मेन पर्पस क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना, फिर उनको अदर इन्वेस्टर्स को सेल करके प्रॉफिट कमाना। जो बैंक्स हैं वो भी प्राइमरी डीलर का मतलब प्राइमरी डीलर जो है वो बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड जो है वो प्रोवाइड करती हैं वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सोशल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ताकि जो हमारे देश की ग्रोथ है वो यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको फंड्स की जरूरत पड़ती है। फंड्स को रेज करने के लिए ये बेसिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को जो है वो कैपिटल मार्केट में इशू करती है और उससे फंड रेज करते हैं। फिर वो जो फंड्स है वो लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए देती है। साथ के साथ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी फंड्स को बोरो करती है ताकि वो आगे चलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह जो मतलब कि लॉन्ग टर्म लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर ब्रोकर्स। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर ब्रोकर। ब्रोकर क्या है? तो ब्रोकर बेसिकली इंटरमीडियरी है। ब्रोकर क्या है? इंटरमीडियरी है जो कि यहाँ पर बायर और सेलर को कनेक्ट करने का काम करते हैं और उनके बीच में ये जो डीलिंग्स है वो यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, तो इनका रोल होता है इंटरमीडिएटिंग बायर्स और सेलर के बीच में। ठीक है, और बेसिकली इनको अपने सर्विसेज के बदले में एक फीस मिलती है जिसको हम ब्रोकरेज जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्री में तो काम नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसको हम मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं। अब ये मर्चेंट बैंकर होते क्या है? तो ये बेसिकली देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, जो लार्ज कंपनीज होते हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने का जो है वो काम करते हैं। ठीक है, मेनली ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज को हेल्प करती है कि वो कैपिटल मार्केट से फंड जो है वो रेज कर सके, इक्विटी शेयर्स को इशू करके या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट को जो है वो इशू करके। ठीक है, जो मेन फंक्शन इनका होता है वो होता है कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना। ठीक है, और वेरियस फंक्शंस के अंदर उनको असिस्ट करना ताकि वो फाइनेंस वगैरह अच्छे तरीके से रेज जो है वो कर सके। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो कंपनीज को असिस्ट करते हैं कि वो इक्विटी शेयर्स और डेट रूट्स के थ्रू जो है आसानी से फंड रेजिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कंपनीज की हेल्प करते हैं जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को फिल करना। ठीक है, और जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाइंस करना, फॉलो करना, इन सभी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में कंपनीज की जो है वो हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर्स। इसके अलावा जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो कंपनीज को वेरियस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बुक बिल्डिंग प्राइस कितना रखना है, रजिस्ट्रार्स को कैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, और बैंकर टू द इशू को कैसे यहाँ पर अपॉइंट करना है, इस मामले के रिगार्डिंग जो है मर्चेंट बैंकर एडवाइस भी जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारे देश के अंदर ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं इनको रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करता है और लाइसेंस भी जो है वो सेबी ही प्रोवाइड जो है वो करता है। ठीक है, मर्चेंट बैंकर जो बेसिकली जो इशू को अंडरराइट भी कर सकते हैं और साथ के साथ इशू मैनेजमेंट का भी यहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे मर्चेंट बैंकर के। इशू अंडरराइटर का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर किसी केस में कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव नहीं कर पाते हैं तो जितना सब्सक्रिप्शन रिमेनिंग रहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव करने के लिए वो पोर्शन जो है ये जो मर्चेंट बैंकर है एक कंपनी से बाय कर लेते हैं जिससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए और जो शेयर्स को इशू किया गया प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ एज अ इशू मैनेजर तो शेयर्स को इशू करने की पूरी पूरी प्रोसेस जो होती है उसको मर्चेंट बैंक जो है वो मैनेज करते हैं, जैसे कि प्रॉस्पेक्ट बनाना, शेयर्स को इशू करना, अलॉटमेंट करनी, एप्लीकेशन रिसीव करना। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद अगर कोई पैसा वापस करना है तो उसे भी वापस करना, ये सारे काम जो है वो मर्चेंट बैंकर करता है। और उसके बाद दे ऑल्सो ये खुद भी अपना बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो करते रहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है, कंक्लूड करूं तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो ऐसी बैंक्स होती हैं जो कि बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, जैसे कि फंड रेजिंग करना, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। ठीक है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म में उसकी फंक्शंस परफॉर्म करने में कंपनीज की जो है वो हेल्प करते हैं ताकि वो फंड रेजिंग सही तरीके से कर सके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेसिकली फॉरेन बेस्ड फंड्स होते हैं जो कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे अगर यूएस की कोई यहाँ पर यूएस की कोई कंपनी है वो जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास राइट होता है कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो पैसा है
वो अपने कंट्री वापस भी जो है वो लेकर जा सकते हैं। हालांकि जो टैक्सेस वगैरह है वो इनको पे करने पड़ेंगे और जो सर्टेन कंडीशंस है उसको भी जो है मैंडेटली फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कस्टोडियंस। कस्टोडियंस क्या होता है? देखो, कस्टोडियंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इन्वेस्टर के बिहाफ पर उनकी जो सिक्योरिटीज है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको अपने पास जो है वो होल्ड करके रखते हैं। जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक एबीसी कंपनी है, वो बेसिकली ए पर्सन के बिहाफ पर इसकी जो 100 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनको अपने पास होल्ड करके रखती है, ठीक है। और इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इन्वेस्टर के बिहाफ पर परफॉर्म करती है। जैसे कि अगर इन्वेस्टर ने कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सेल कर दिया है तो उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिलीवर करने का काम जो है वो एबीसी कंपनी जो है वो करेगी। तो ये एबीसी कंपनी आपकी कस्टोडियन जो है वो कहलाते हैं। तो कस्टोडियन बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कस्टमर के बिहाफ पर उनकी जो सिक्योरिटीज है वो अपने पास होल्ड करके रखती है, ठीक है। साथ के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं उनको भी जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो कस्टोडियंस होते हैं वो फंड बेस्ड और जो जो फंड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, दोनों को ही हैंडल करने का काम करते हैं। और मेनली ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉर्वर इंक्लूडिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनकी सिक्योरिटीज को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। कस्टोडियन को जो है कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर यानी कि जो सेबी है वो यहाँ पर कंट्रोल भी करते हैं और सुपरवाइज भी जो है वो करते हैं, ताकि उनकी पोजीशन को देखा जा सके और वो कैसे यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट कर रहे हैं उनको मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर निगरानी जो है वो रखी जा सके, ठीक है। अब ये जो बैंक है वो आसानी से जो है वो कस्टोडियन का काम जो है वो कर सकता है। ये अपने कस्टमर के बिहाफ पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स को, उनकी सिक्योरिटीज को अपने पास होल्ड करके भी जो है वो रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डिपॉजिटर्स की। डिपॉजिटर्स क्या होता है? देखो, डिपॉजिटर बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो सिक्योरिटीज है ना उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास होल्ड करके रखते हैं। जैसे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिटरी होता है वो क्या करता है, इन फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और इसको अपने पास जो है वो होल्ड करके रखता है। तो मेनली आपको क्या करना होता है एज अ इन्वेस्टर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है जो कि आपका डीमेट अकाउंट कहलाता है। और उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपकी सारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये डिपॉजिटरी के पास जो है वो अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखता है। यानी कि डिपॉजिटरी अल्टीमेटली सभी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके जो है वो रखता है। तो डिपॉजिटरी के फंक्शंस की अगर हम बात करी जाए तो फिजिकल जो सिक्योरिटीज है उसको डीमेटलाइज करना, यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी से उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रेडिंग करना, सेटलमेंट करना और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना, ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है डिपॉजिटरी। तो आई होप आपको ये जो पार्टिसिपेंट्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि मेनली ये जो हमारा कोर्स है, ये जो बैच है, इसके अंदर हम कंसेप्चुअल कवर करने वाले हैं। तो बस जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनको हम जरूर एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि आपको कॉन्सेप्ट कितना यहाँ पर समझ जो है वो आया है। तो आपको चैट बॉक्स में इसके आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी करने हैं। तो क्वेश्चन देखो, मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर बोट एंड सोल्ड, व्हाट इज द टिपिकली मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट एक तरह की फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो टिपिकली उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? तो पहला देखो, लेस देन अ ईयर, बिटवीन 1 to 5 years, मोर देन 5 years या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। अभी हमने पूरा टॉपिक जो है वो समझा है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है लेस देन अ ईयर इज द करेक्ट आंसर। मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? पहले देखो, ट्रेजरी बेस्ड, कमर्शियल पेपर, इक्विटी शेयर्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इक्विटी शेयर्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है वो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट में सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट का ही ट्रेड किया जाता है। तो ये हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं है। बाकी ये तीन, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर इशू जो है वो करती है, ठीक है। कमर्शियल पेपर जो है कंपनी जो होती है वो मनी मार्केट में इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक्स होती हैं वो यहाँ पर मनी मार्केट में इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए फंड को रेज करने के लिए, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर
कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो कैपिटल मार्केट के अंदर आपको डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों ही मिल जाते हैं, आप इन दोनों का ही ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले देखो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स या फिर ट्रेजरी बिल्स। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये बेसिकली हमारे यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है, ये बेसिकली हम आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि ऑनरशिप सिक्योरिटीज है। यानी कि अगर आप इनको बाय करोगे तो कंपनी के ऑनर जो है वो बन जाओगे, और इसके ऊपर आपको मेनली जो है वो डिविडेंड रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है? डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर जो है वो बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, और इसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिफाइन करती है? ए मार्केट वेयर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड, तो ये तो कैपिटल मार्केट हुई। ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड, तो ये तो मनी मार्केट हुई। ए मार्केट वेयर करेंसीज आर एक्सचेंज एंड ट्रेडेड बिटवीन द कंट्रीज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का ट्रेड किया जाता है, यानी कि उसको करेंसीज को आपस में एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, ये मार्केट में इंश्योरेंस पॉलिसीज आर बोल्ड बोट एंड सोल्ड, तो ये तो आपका इंश्योरेंस मार्केट हुआ। क्या हुआ आपका यहाँ पर? इंश्योरेंस मार्केट हो गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंश्योरेंस मार्केट डील्स विद इंश्योरेंस पॉलिसीज, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी को के साथ बेसिकली इंश्योरेंस मार्केट डील करते हैं। तो हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? सेबी, आरबीआई, आईआरडी, एएमएफआई। फटाफट से इसका आंसर बताइए। हमारे देश के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री यानी कि इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए या फिर एएमएफआई। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लगा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, आईआरडीए इज द करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद आई भी लिख लीजिए। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, उसको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा जो डिप्लोमा है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, उसका जो पेपर 1 है जिसका नाम है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, उसका पहला चैप्टर था। क्या था यहाँ पर? पहला चैप्टर था जिसको हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इसके अंदर हमने बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स और उसके कंपोनेंट्स और पार्टिसिपेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये जो कंपोनेंट्स है ना, जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनको और डिटेल में जो है चैप्टर्स के थ्रू जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को जो है वो अटेंड करना है। अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हो, और अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो, सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए फटाफट से, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं भी कर पाते हो बाई चांस, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल जाएंगे। और इन वीडियोस की जो ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, जिससे आप बहुत कम टाइम में ये जो TIRM का जो डिप्लोमा है उसकी यहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का ये फुल कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके कोर्स जो है वो खरीद सकते हो, जिसके ऊपर आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो विंटर कूपन कोड का अगर आप यूज करोगे तो आपको अप टू 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम लोग जो भी
अपडेट वगैरह है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेरी आती है जैसे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो उसको जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप बेसिकली हमारे साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और कोई क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। हम जल्दी से जल्दी उसका जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो हम यहीं पे जो है वो ओवर करते हैं। तो और यहाँ पे बता दूं कि आगे की जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी, तो उसको आपने रेगुलर बेसिस पे जरूर जो है वो ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम सेशन को जो है वो ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और हाँ, जो चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप किसी क्लास को मिस ना कर सको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।